प्रभाव सड़कों पर भी दिख रहा है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और हेमंत कुमार जी के पास आता हूँ और उनसे बात करूँगा एक रिवाज के बारे में जो हिमाचल में होता है, राजस्थान में होता है। 5 साल में सरकार बदल जाती है और लोग बाहर निकलते हैं वहाँ पर। लोग बाहर निकलते हैं किसी को जिताने के लिए नहीं, जो सत्ताधीश है उसको हराने के लिए बाहर निकलते हैं। इस बार कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि सामने कौन है भारत की जनता नहीं देख रही है, लोग इस बार मोदी को हराने के लिए बाहर निकल रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी को शुक्र मनाना चाहिए कि उनके साथ एक लीडरशिप है मोदी की, नरेंद्र मोदी की। अगर यहाँ पर नरेंद्र मोदी नहीं होती, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 543 में से 80 सीट भी नहीं आती थी यहाँ पर। जो सारी सीटें इनकी आई हैं, इवन पिछली बार भी जो सीटें आई हैं, उसका 2 एक असेसमेंट आए थे कि अगर मोदी के बिना बीजेपी होती 2019 के अंदर तो उनको कितनी सीटें मिलती। पुलवामा होने के बाद भी वो 200 पे सिमट जाती थी। आप सोचिए वहाँ पर, पुलवामा होने के बाद भी बीजेपी 200 पे सिमट जाती थी अगर मोदी नहीं होते थे। तो मोदी लिफ्टेड द बीजेपी फ्रॉम 200 टू एक्चुअली 303 है। तो माइनस मोदी बीजेपी उस कंडीशन में जहाँ 80 पे पहुँच जाती थी आज की डेट में। हेमंत कुमार जी, बहुत कुछ घट रहा है बिहार में, आप तो बिहार से हैं। गुजरात की बात राजेश ठाकुर जी ने बताई, सुनील जी ने यूपी की बात बताई। दिल्ली का थोड़ा-सा संकेत मैंने दिए कि वहाँ पे जो सरकारी अधिकारी हैं, उनका जो एक मानसिक जो झुकाव है, किस ओर हो रहा है। मैं इस पूरे परिदृश्य पे कि नो वोट फॉर बीजेपी जो ट्रेंड कर रहा है, आपसे बिहार के बारे में और जो पूरे इंडिया के बारे में जो आपकी नज़र है, उसको हम दर्शकों तक पहुँचाना चाहेंगे। जी। दिनेश जी धन्यवाद। बिहार में आप देखेंगे कि जब ये नीतीश कुमार के साथ जब इनका दोबारा से गठबंधन हुआ था, तो सीटों का जो बंटवारा हुआ उसमें नीतीश कुमार को उनकी 16 में से 16 सीटें दे दी गई और सिर्फ उसमें 2 जगह सिर्फ वो एडजस्टमेंट हुआ, लेकिन नंबर उतना उनका उतना ही रह गया। तो बीजेपी की कमजोरी उस क्षण से आप तय कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जब नीतीश कुमार को उन्होंने लिया तो ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार से इस बार सीटों के को लेकर के काफी उनको कम किया जाएगा, नीतीश कुमार का कटुसाइज किया जाएगा उनको, लेकिन हुआ उल्टा। तो आखिरकार इसके पीछे मकसद क्या था? मकसद बीजेपी जान रही थी कि हम कमजोर पिच पर खड़े हैं। मकसद ये था कि उनको लग रहा था कि एक बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा नीतीश कुमार के आने से कि इंडिया गठबंधन जो है वो बनते बनते बीच में ही बिखर गया। तो ये तो हुआ, ये मैसेज गया। लेकिन जब यहाँ तालमेल करने की बात आई तो बीजेपी अपनी शर्तों पर नहीं कर पाई। बीजेपी को नीतीश कुमार को पूरी की पूरी सीटें देनी पड़ गई। तो बीजेपी यहाँ पर अपनी शर्तों पर चुनाव नहीं लड़ पा रही है। अब उनके सामने दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अब प्रधानमंत्री जी की जो सभा हुई थी वहां जमुई में, उस सभा में प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया उसमें जंगल राज पर ज्यादा वो बोल रहे थे। नीतीश कुमार ने भी जंगल राज पर फोकस किया और वो हम घुस करके मारते हैं, हम घर में घुस करके मारते हैं। तो ये जो कुछ वो कह रहे थे, तो उनके वो मोदी जी के सामने दिक्कत अब ये हो रही कि अब वो अपनी चीजों को उस तरह से भुना नहीं पा रहे हैं। अब उनका जो समर्थक मीडिया जो है, गोदी मीडिया जो है, उसमें एक बड़ा अखबार का डिजिटल प्लेटफॉर्म में उसका देख रहा था, तो उसमें पुलवामा की कहानी चलाई जा रही है। बैक टू बैक उसको पुलवामा की कहानी चलाई जा रही है कि पुलवामा में क्या हुआ, उसके पहले कहाँ कहाँ आतंकी हमले हुए और कैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इन चीजों को। और दूसरा कि राम मंदिर के बारे में लोगों को फिर से याद दिलाया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि जब आप घर से निकले तो बटन दबाने से पहले रामलला को याद कर ले, ताकि कभी फिर उनसे नजरें चुराने की नौबत ना आ जाए आपको। तो ये सब जो कहा जा रहा है, तो इसमें यह है कि आप अपने आप को जनता के सामने उस रूप में पेश नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे जो ये मुद्दे हैं उनको जनता भूल गई है और उसको फिर से याद करवा रहे हैं। पुलवामा को याद करवा रहे हैं, राम मंदिर को याद करवा रहे हैं। तो बिहार में कुल हुआ ये है कि यहाँ पर जो इंडिया अलायंस है उसने इनकी ही दवा इनको एक तरह से पिला दी है। ये लगातार जो सोशल इंजीनियरिंग के लिए जो नीतीश कुमार जाने जाते थे, तो इस बार उनकी पूरी सोशल इंजीनियरिंग जो है
उल्टा उल्टा दाव यहाँ उनके ऊपर पड़ रहा है। अब जो मैंने बताया था पहले भी कि ये यहाँ पर जो कुशवाहा फैक्टर एक बड़ा फैक्टर था, जिसको ये चाह रहे थे कि शायद इसके जरिए हम बिहार में बड़े पैमाने पर कुशवाहा वोट अपने तरफ स्विंग करा सकेंगे। तो वो फैक्टर इनके हाथ से छीन लिया गया। विपक्ष ने कुशवाहा बिरादरी के 6 लोगों को टिकट दिया है और उसमें पहले फेज में 2 लोग हैं। 4 में से जो पहला फेज का जो चुनाव हो रहा है उसमें औरंगाबाद और नवादा जो है वहाँ कुशवाहा बिरादरी से ही आरजेडी के दोनों उम्मीदवार हैं। तो आप इसको इस रूप में देख सकते हैं कि ये क्या उनके सामने परेशानी पैदा हो रही है। वो चाहकर अब सम्राट चौधरी उनके लिए एक बड़ा सा आइकॉन था, तो उस आइकॉन को भुनाना उनके लिए दिक्कत पेश आ रही है उनको, कि अब लग रहा है कि अब सम्राट चौधरी अपनी बिरादरी के लोगों को टिकट नहीं दिलवा पाए अपनी पार्टी से। बीजेपी ने 17 अपनी सीटों में से 10 सीटों पर सवर्णों को खड़ा किया। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि मोदी जी आज की तारीख में ढलान पर हैं और उनकी पार्टी भी ढलान पर मुझे नजर आ रही है। वो इसलिए कि जो उनके जो कह रहे थे करप्शन और काला धन वाला जो मसला है वो नीचे तक गया है। और आप जो कह रहे हैं कि जो ये ट्रेंड कर रहा है नॉट वोट फॉर बीजेपी, ये ऐसे ही नहीं ट्रेंड कर रहा है। उसके ट्रेंड करने के पीछे ये चीजें साफ साफ सामने आ रही हैं और सोशल मीडिया ने इस बार अपनी ताकत दिखाई है। अगर कोई एक यूट्यूबर अकेले अगर वो किसी बड़े मीडिया हाउस के मुकाबले में अपना सब्सक्राइबर लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो लग रहा है कि वन मैन आर्मी मोदी जी के खिलाफ वही लड़ने के लिए काफी है। और एक आदमी वो साबित कर रहा है कि वो उनको ध्वस्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो आज की तारीख में गोदी मीडिया के सहारे आप अगर कितना भी अपना बचाव करना चाहे तो मुझे लगता है कि आप बचाव नहीं कर पाएंगे। तो स्थिति इनके लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं है। और बिहार में जहां इनके ये लग रहा था कि इनके लोग जिनका इन्होंने टिकट काटा है वो इनके साथ रह जाएंगे, उसमें एक बड़ा, जैसे कि मैं जिस जिले से आता हूं मुजफ्फरपुर से, वहां मुजफ्फरपुर से इन्होंने अजय निषाद का टिकट काटा। अजय निषाद ने पाला बदल लिया, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और अभी दिल्ली में बैठे हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि शायद उनको टिकट कांग्रेस का टिकट यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा काम यहाँ इंडिया अलायंस ने किया कि मुकेश सहनी को अपने साथ इन लोगों ने जोड़ लिया है और आरजेडी ने अपने कोटे की 3 सीटें उनको दे दी है। तो आप समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी वाला फैक्टर जो है, सहनी समाज में आज की तारीख में मुकेश सहनी जो है वो एक बड़ा ये चेहरा बन करके हैं और उनके इस पर उनके चेहरे पर वोट तो उसका सहनी समाज का इधर से उधर होता है, इसमें यह कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। और ये इंडिया अलायंस की एक बड़ी जीत है कि उसने मुकेश सहनी को अपने साथ ले लिया। बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। मुकेश सहनी लगातार कैंपेन कर रहे थे और लोगों से संपर्क में थे, लेकिन अंतिम तौर पर उनको इन लोगों ने मिला लिया। तो ये बीजेपी के लिए जो मुश्किलें खड़ी हो रही है वो उनके बिहार में अगर मैं कहूँ तो जो इंडिया अलायंस ने अपना एलायंस बढ़ाया मुकेश सहनी को लेकर के और उम्मीदवार देने में बिल्कुल जो इनका पूरा जो इंडिया अलायंस का जो पूरा झुकाव है वो पिछड़ा, अति पिछड़ा। और जहां जिस संसदीय क्षेत्र में सवर्णों के जरिए अगर वहां पर बीजेपी को मात दिया जाए वहां सवर्ण उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं। जैसे हमारे इलाके में जहां से मैं आता हूं, वैशाली हमारा संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर एलजेपी की उम्मीदवार हैं वीणा देवी, जो पिछली बार भी सांसद चुनी गई थी उसी पार्टी के टिकट से, उनको इस बार फिर टिकट मिला है। तो यहाँ इंडिया अलायंस ने यहाँ मुन्ना शुक्ला का नाम अनाउंस कर दिया है। और ये अब स्थिति ये हो गई हुई है कि जो वोट बैंक बीजेपी का कोर वोट बैंक है भूमिहार, वो आज की तारीख में पूरा फैनेटिक है मुन्ना शुक्ला के पीछे। वो अभी चुनाव प्रचार उनका नहीं शुरू हुआ है, लेकिन वो जहां कहीं भी जा रहे हैं उनकी पत्नी घूम रही है, वो घूम रहे हैं। और भूमिहारों ने ये आरजेडी का भूमिहारों के टोलों में आरजेडी का गाना बज रहा है। तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड देखने वाली बात है कि कैसे आप उम्मीदवारों के चयन में होशियारी बरत करके और बीजेपी को मात दे रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दूसरे चक्कर में आऊंगा और सबसे पहले सुनील जी के पास, लेकिन मैं दर्शक मित्रों 19 तारीख का पहला फेज आ गया है और हम कई स्टेट्स के ऊपर एक पैनोरामा पेश करने जा रहे हैं और 2 से 3 दिन